हेलो बच्चों। तो ये जीत बैच सीरीज 05 है। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस और मैथमेटिकल इंडक्शन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, अगर हम दोनों मैथमेटिकल इंडेक्स कभी आता कभी नहीं आता, बहुत रेयर ही आता है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आता है, ये फ्री का चैप्टर है समझ लो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक बातें जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को तो 1 या 1.5 घंटे का वीडियो है, मुश्किल से 1.5 घंटे का ही होगा। तो ऑस्कर सीरीज इसी चैनल पे पड़ा हुआ है ना, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के नाम से ऑस्कर सीरीज। तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्लियर है। बाकी यहाँ पे हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे छोटे छोटे, और बस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। बहुत आसान है, अगर आप हाई स्कूल लेवल तक का भी पढ़ते हो ना, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन उतना सफिशियंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये फ्री का है तो ये चैप्टर छोड़ना ही नहीं है। तो हम इसीलिए पहले वो चैप्टर डिस्कस करें जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता ही है और पता चला बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने के लिए खूब मेहनत करना है, और इसमें छोटा सा कर लिया आ गया फ्री में। तो चलो देखते हैं। हाई स्कूल में पढ़ते हो, इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं पहले फटाफट। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, तो ये समझो जरा। ये टर्म है आपका। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, टॉप ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, डायरेक्शन और टेक्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज और साइन रूल, कोसाइन रूल और भी जो भी रूल्स हैं, है ना। तो देखो, जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें होंगी, कहानी लिखी रहेगी, है ना, उस कहानी के हिसाब से फोटो बनाना है, और उसके बाद टेक्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके आपको अननोन पैरामीटर्स नोन पैरामीटर्स के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है और अननोन पैरामीटर निकालना, इतना सा काम करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लेते हैं हमने एक टावर बना दिया, तो इससे हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। एक टावर हमने बनाया, और ये यहाँ पे ये हमने जो सरफेस बना दिया, ग्राउंड है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या है, ये मान लेते हैं ये टावर है, ये क्या है, टावर है। अब ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो है, ये टॉप ऑफ टावर कहलाता है, टॉप ऑफ टावर। अब या पेड़ हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर। क्लियर। अब यहाँ से मान लेते कोई ऑब्जर्वर है, देखो यहाँ से आंख हमने बना दिया, और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर देखता है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसे अगर देखेगा, है ना, ये। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये 90 डिग्री है ना, देखो ये। तो यहाँ से ये जो लाइन है, ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट, है ना, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो इस लाइन के अलॉन्ग देखेगा, तो ये जो हॉरिजेंटल बन रहा है, इस हॉरिजेंटल के साथ ये वाला जो टॉप ऑफ टावर है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल है, ये थीटा। और ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ गया। अब इसका उल्टा प्रोसीजर क्या है, जैसे मान लेते कोई टावर के टॉप वाले पॉइंट पे खड़ा है, वहां से कोई देख रहा है ऑब्जर्वर, और इस बॉटम यहाँ पे बेस में देख रहा है किसी पॉइंट को, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, तो ये आप ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन बना दो। इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे, इसका उल्टा प्रोसीजर। जैसे यहाँ से कोई पर्सन है, यहाँ से आँख है, यहाँ से देख रहा है, तो ये देखेगा इस पॉइंट को, देखेगा इस वाले पॉइंट को, तो ये आप हॉरिजेंटल बना दो, देखो ये। अब यहाँ से जब देखेगा, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ देखता है, तो ये वाला जो एंगल है, वैसे तो यहाँ पे आपको पता है लाइन एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज है ना, ये क्या होगा, ये थीटा सेम ही होगा। अब ये एंगल क्या है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे, डिप्रेशन आएगा ये ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ गया, एकदम सिंपल है। अब अगर हम देखें ज्योमेट्रिकली इसको देखें, तो ये हॉरिजेंटल ऊपर डॉटेड लाइन बना लिया हमने, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमें ये थीटा पता चल गया, तो हमने क्या किया, ये वाला भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। कहानी पढ़ के हमें फोटो बनाना, तो ये सब टर्म यूज किए जाएंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद टॉप ऑफ टावर क्लियर होगा, फुट ऑफ टावर पता क्या है, ठीक। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे मान लेते कोई है, मान लेते ये लेक है या पानी है ना, कुछ ऐसे मान लेते ये, तो सिंपल सी बात, अगर कोई टावर है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई टावर है, तो इसका जो इमेज बनेगा, तो आपको पता जैसे इसकी हाइट h है ना, तो इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, इस पानी भरा हुआ है, तो इसका इमेज क्या होगा, उतने ही दूरी पर नीचे साइड में जस्ट अपोजिट ये इसका इमेज बनेगा, और इसकी हाइट भी क्या होगी, ये वाली, है ना, h। क्लियर है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन समझ लो। डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे ये है डायरेक्शन पेज कैसा होगा, ये आपने बना लिया, ठीक है ना, ये
तो यहाँ पे क्या है, देखो ये पेपर पे क्या होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन में अगर है कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, साउथ में चलता है, तो आपको इस तरीके से प्लॉट करना नॉर्थ। अब नॉर्थ इधर हो गया, साउथ ही पीछे साइड नीचे साइड हो गया, इधर ईस्ट इस साइड में हो गया, वेस्ट इधर हो गया। अब जैसे कहा जाए नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट वाले डायरेक्शन के 45 बीचों बीच में ना, तो ये वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा ये 45 डिग्री बनाएगा, इधर से भी 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री, तो ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही देखो, तो ये ऐसे ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इस साइड चलें तो ये वाला अगर 45, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन सेंस आपको होना चाहिए किस तरीके से है ना, ये बात हो गई। उसके बाद जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में। तो ये 6 बेसिक रेशियोज हैं। आपको ज़्यादा यूज जो होता है आपका टैन, साइन और कॉस ज़्यादा यूज होता है, बाकी जरूरत पड़ेगी हम कर लेंगे। तो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल पहचानना है। तो यहाँ पे थीटा है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस होगा। तो आपको बेसिक 6 रेशियो पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान एच। बाकी आपको नहीं लिख रहे हैं, ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद और अगर थोड़ा टेढ़े सवाल आते हैं, वैसे तो आते नहीं हैं, बहुत रेयर यूज होता है। बाकी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, तो उस चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे, वहाँ पे बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे साइन रूल का लिखें, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर होता है, देखो ये जैसे ये ट्रायंगल है ना, जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपको पता है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में बता रखा है कि यहाँ पे ए है तो इसके सामने वाली साइड होगी बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। तो यहाँ पे ए बी सी और एंगल्स में रेशियो होता है, तो वो कहलाता है साइन रूल। क्या होता है, ए अपान साइन ए इक्वल टू क्या होता है बी अपान साइन बी इक्वल टू क्या है सी अपान साइन सी, है ना, इक्वल टू कांस्टेंट होता है और ये 2 टाइम्स आर के बराबर होता है। आर क्या, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये साइन रूल हो गया। ऐसे ही कोसाइन रूल आपको पता है, तो कोसाइन रूल क्या होता है, देखो जैसे मान लेते हैं आपको क्या है, एंगल ए पता करना है ए, तो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, देखो कॉस ए चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके अगल बगल वाली साइड्स का स्क्वायर करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 2 टाइम्स बी सी, ऐसे लिख लेंगे। सिमिलरली कॉस बी लिख सकते हैं, तो कॉस बी लिखेंगे तो देखो जो एंगल चाहिए उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस करेंगे, समझे कि नहीं, तो वो लिख लोगे। बाकी आप कॉस बी भी लिख लोगे, है ना, ऐसे ही हो कॉस सी भी लिख लोगे। तो ये बहुत रेयर ही यूज होगा, बस इतनी बेसिक चीज़ें यूज होंगी आपका हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम करने में। और यहाँ पे पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान ही आते हैं। तो फ्री का नंबर है, तो इसको छोड़ना ही नहीं है ना, छोटे छोटे चैप्टर जरूर करो। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पहले सिंगल करेक्ट वाले डील करेंगे हम लोग क्वेश्चन, उसके बाद ये सारे पी वाई क्यू है ना। जैसे ये जे मेन कब आया है, सितंबर 6, 2020 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, एकदम सिंपल है। देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ समिट ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए समिट ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। फोटो बनाओ। तो हमने क्या किया, एक माउंटेन बनाया, समिट उसका टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फोटो बना ली, ये माउंटेन बना लिया हमने, सीधा सीधा बनाया, बाकी तो माउंटेन ऐसा होता है। हमने क्या किया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन बना दिया। अब ये ग्राउंड पे हमने ज़मीन पे एक पॉइंट बना लिया, है ना। तो ये रहा आपका माउंटेन, ये इतना ऊंचा माउंटेन है। अब ये कह रहा कि एक पॉइंट है ग्राउंड में यहाँ पे, और एंगल कितना है 45 डिग्री इसका, ठीक है, बना देते हैं 45। तो इसको 45, तो ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री, ओके। इसके बाद कहा गया कि आफ्टर क्लाइंबिंग अप 1 किलोमीटर, ध्यान से देखना, आफ्टर क्लाइंबिंग अप 1 किलोमीटर टूवर्ड द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको क्या करना है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ना है, लेकिन कितने एंगल पे, 30 डिग्री वाले इंक्लिनेशन पे बढ़ना है, कितने 1 किलोमीटर। और उसके बाद वहाँ से जैसे ही क्या होता है 1 किलोमीटर चलते हैं ऊपर की तरफ, तो कितना एंगल हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे वो देखना है हमें कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है ना, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो देखो कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये कह रहा है ऐसे, तो यहाँ से आपने क्या 30 डिग्री पे बढ़े आप ऐसे करीब, यहाँ पे ये 30 डिग्री पे बढ़े हैं, यहाँ तक आ गए। और ये जो रेड वाली डिस्टेंस चली कितनी, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर चला। और जैसे ही यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या हो जाता है, समिट का, माउंट टॉप का 60 डिग्री हो जाता है, ये हो जाता है ना, ये हो जाता है आपका 60 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब देखो,
देन द हाइट ऑफ समिट बताना, हाइट बताना मतलब आपको ये बताना हाइट कितनी है, ये बताना है। ये फोटो बना लिया, अब कहानी पढ़ के फोटो बनाना आना चाहिए आपको, है ना। ये आपका एच मान लिया हमने, क्लियर है, देखो एच मान लिया, ये हाइट हो गई एच। अब देखो ध्यान से, पहले तो ये बताओ जरा, आपका ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ ए है और ये बी है और ये मान लेते हैं ये सी है, ठीक है। यहाँ पे एक मान लेते हैं डी पॉइंट है ना, ये पॉइंट ई मान लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं है लेकिन ठीक है लिख लेते हैं कैलकुलेशन। अब देखो ये बताओ BC, जो BC वर्टिकल हाइट BC है और ये AB की लेंथ कितनी होगी, देखो 45 डिग्री है। तो बाहर वाले ट्रेंगल में देखें, ब्लू वाले ट्रेंगल में अगर देखें बड़े वाले में, तो ये एंगल 45 है, तो क्या होगा H मतलब CB इक्वल टू AB होगा कि नहीं होगा, CB की वैल्यू AB के बराबर होगी, एकदम से हो रहा है। तो मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ये भी क्या होगी H के बराबर हम मानेंगे, है ना, एकदम सिंपल H मानेंगे, सीधा सीधा दिख रहा है, या आप ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे लिख लो tan 45 इक्वल टू H बाई AB, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, सीधे आ गया, सीधे दिख रहा है, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, क्यों लिखें फालतू में। अब ये हो गया H। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये देखो जरा, ये वाला जो एंगल है कितने एंगल पे चल रहा, 30 डिग्री पे चल रहा, तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे है। तो जरा ये देखो ये 1 किलोमीटर है, ये हाइपोटेनियस हो गया आपका, ए 1 किलोमीटर है, तो आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ और साथ में ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ईडी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ईडी के लिख सकते हैं 1 cos 30, 1 sin 30, 1 r cos थीटा r sin थीटा, 1 sin 30 लिख सकते हैं, है ना, सीधे सीधे लिखो 1 sin 30 क्या होगा 1/2 आ गया। और एडी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एडी की वैल्यू लिख सकते हैं 1 cos 30, 1 इंटू कॉस 30, तो ये cos 30 क्या होता है √3/2, एकदम सिंपल है ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करना। अच्छा ये बताओ ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी बचेगी, यहाँ तक की ये लेंथ कितनी बचेगी, ये वाली बचेगी, एच में से क्या माइनस कर दो, ये वाली हाइट माइनस कर दो, ईडी क्या निकाला आपने, देखो 1/2, तो एच माइनस 1/2 कर दिया आपने, है ना, ये बचा। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ से हम रख देते हैं डीबी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी डीबी लेंथ हो जाएगी, टोटल एच है और एच में से किसको माइनस करना है, एच माइनस ए डी, तो ये हो जाएगा एच माइनस √3/2, ये आ गया, बस हो गया। अब क्या करो, आप एक ट्रायंगल ये ले लो ABCDEF ले लेते हैं, तो क्या करते हैं इन ट्रायंगल CEF, है ना, बहुत आसान सा है एकदम। तो क्या करें, tan लगा दो, tan 60, तो tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर मतलब कितना h माइनस 1/2, h माइनस 1/2 अपान बेस कितना h माइनस √3/2, h माइनस √3/2 है, सीधा सीधा। अब हमें h चाहिए, कुछ नहीं, tan इसको इधर भेजो, tan 60 क्या होता है √3, तो ये हो जाएगा h माइनस √3/2 और इधर क्या आ जाएगा h माइनस 1/2, इसको मल्टीप्लाई करो तो √3h और माइनस क्या हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3/2 इक्वल टू h माइनस 1/2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ गया देखो, h को लेफ्ट में ले जाओ तो √3 माइनस 1 इंटू एच हो गया, और ये हो जाएगा 3/2 राइट में आएगा तो 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, तो कितना 3/2 माइनस 2/2 मतलब 1 आ गया सीधे। तो h की वैल्यू क्या आ गई 1 अपान √3 माइनस 1, 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 आ गया, तो 1 डिवाइड बाई तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, एकदम सिंपल है ना। अब हमने ज़्यादा इसमें लिखा नहीं कुछ, है ना, सिंपल सॉल्व कर दिया, है ना, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ABC इज ए ट्रेंगुलर पार्क विद AB इक्वल टू AC इक्वल टू 100 मीटर, है ना। देखो ABC इज ए ट्रेंगुलर पार्क विद AB इक्वल टू AC इक्वल टू 100 मीटर, तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू 100 मीटर, तो एक पार्क बनाते हैं हम लोग, है ना। देखो ये ABC, तो क्या करते हैं AB और AC बराबर है ना, AB AC बराबर है, ठीक है, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 100। ए वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट मिड पॉइंट ऑफ BC का एक मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट को M से लिख देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BC एक वर्टिकल टावर है, तो यहाँ पे एक टावर बना देते हैं, टावर खड़ा हुआ है ना, ये टावर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट A एंड B, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर एट A एंड B कॉस इनवर्स, सॉरी A और B पे देखना है आपको, है ना, BC के मिड पॉइंट पे है और AB पे देखना है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। तो यहाँ फोटो जो है 3D में थोड़ा सा एज्यूम करना, जैसे मान लेते हैं ABC एक क्या है प्लेन में नीचे सरफेस पे है और ये टावर खड़ा हुआ है, आप इसको ऐसे एज्यूम करो
कि ABC जो है आपके रूम के फर्श पे ऐसे बना हुआ है और ये टावर क्या है BC वाली लाइन पे वर्टिकली खड़ा हुआ है, ऐसे सोचो। ठीक है, तो 3 डायमेंशन फोटो है। तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है ज़रा, वो इससे बनेगा सरफेस से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा आपको, देखो ये है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो क्या है, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। एट ए पे ये इसका नाम रख दें अल्फ़ा, इक्वल टू अल्फ़ा, और इसका नाम रख देते हैं बीटा। तो ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। और दूसरा क्या, जो बी पे बन रहा है, बी पे कौन सा बन रहा है, तो जो बी पे बन रहा है एंगल वो क्या है, बीटा है ना। तो बी वाले पे क्या बन रहा है, बीटा। देखो, तो इसको मैं बीटा बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक इनवर्स दे रखा है इसलिए मैंने इसको बीटा मान लिया। तो इस वाले को अगर हम बनाएंगे जी, तो ये देखो यहाँ से 90 डिग्री इसके साथ है, तो ये हो जाएगा आपका बीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना, देखो AB और AC क्या दोनों साइड बराबर हैं, और जो AM है क्या है, एम क्या मिड पॉइंट है, तो जो AM लाइन होगी एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल था ये, ठीक है। तो AB और AC बराबर था, तो जब A से हम क्या करेंगे, BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये वाली जो 90 डिग्री बनेगा, ये वाला 90 डिग्री बनेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब ये 90 डिग्री होगा तो आप यहाँ पे एक रिलेशन ये लिख सकते हो कि BM² और प्लस क्या हो जाएगा, AM², है ना। AM² इक्वल टू AB² लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से, एक ये रिलेशन राइट एंगल पाइथागोरस लगेगा इसमें, है ना। देखो, क्योंकि AB और यहाँ पे देखो, यहाँ पे M पे 90 डिग्री बन रहा, तो AM² और प्लस BM², ये 90 डिग्री, तो AB क्या इसके लिए हाइपोटेनस की तरह एक्ट करेगा। तो एक रिलेशन तो यहाँ से ये दिख गई। अब अल्फा और बीटा में हम मान लेते हैं जो आपका जो टावर है ना, इस टावर का पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट कुछ मान लेते हैं, या इसकी हाइट ही मान लो सीधे सीधे। इस टावर की हाइट मान लेते हैं हम लोग h है ना। इस टावर की हाइट हमने h मान लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ABCM, इसका नाम रख देते हैं n। अब हम एक एक ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल क्या करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, NBM, NBM। अब NBM में देखेंगे तो हमारे पास M पे क्या बन रहा, 90 डिग्री बन रहा। तो हमारे पास अगर हम इसमें लिखें 90 डिग्री बन रहा, तो यहाँ पे हमें H और BM में रिलेशन लिखना है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, BN हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, BM हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा, सॉरी tan बीटा, tan बीटा। तो tan बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, H/BM, H/BM। तो यहाँ से हम लोग BM की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, H/tan बीटा, है ना। देखो H/tan बीटा। अब यहाँ से हमारे पास देखो ये कॉसेक पता है, कॉसेक इनवर्स ये है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉसेक बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो यहाँ से आप ट्रायंगल बनाओ फटाफट, ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये बीटा हो गया, तो कॉसेक बीटा कितना है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो 1 लिखा, और तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 √7 आ जाएगा सीधे सीधे, यहाँ √7 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे H लिखा, और tan बीटा के इस ट्रायंगल से देख के बताओ, तो tan बीटा क्या लिखेंगे, tan बीटा लिखेंगे 1/√7। तो 1/√7 का मतलब क्या हुआ, √7 ऊपर चला जाएगा, √7 इंटू H, ये आ गए, BM की वैल्यू आ गई, इस रिलेशन का यूज करेंगे। अब एक काम ये करते हैं, एक और लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला NAM, NAM ट्रायंगल, NAM, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में देखोगे तो आपका जो ये है NM, यहाँ पे M पे या AM, A से लेके M वाली जो लाइन है, और ये क्या है आपका टावर जो भी है ये वर्टिकली है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री है, वो दिख नहीं रहा लेकिन आपको 3D में समझना है। जो AM है वो क्या आपके फर्श में है, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फर्श पे है, और ये MN टावर खड़ा हुआ है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया ये। तो एक तरीके से ये आपका AN जो लेंथ है वो क्या है, हाइपोटेनियस की तरह एक्ट करेगा, और H क्या परपेंडिकुलर, और AM क्या होगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। जो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये फोटो में ऐसा दिखेगा क्योंकि हमने 2D में फोटो बनाया है, तो जब आपको रियल में देखोगे तो आपको दिखेगा सही, है ना। तो देखो अब हमें इसमें एंगल लिखना है, तो क्या लिखें, अगर हम tan, हमें चाहिए क्या, AM निकालना है, AM और H में रिलेशन चाहिए, तो जो H है वो परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, AM क्या बेस की तरह एक्ट करेगा, और आपका AN क्या होगा, हाइपोटेनियस का एक्ट करेगा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखें, देखो
tan अल्फा की वैल्यू लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एच अपान बेस का मतलब ए एम लिखेंगे। ठीक है, इसको आप अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको आप ऐसे बना के देखोगे, एज्यूम करोगे जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एम की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे एच अपान tan अल्फा, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं एच कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ कॉट इनवर्स 3√2 को हमने अल्फा माना, तो यहाँ से सीधे सीधे कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3√2 आ गई। देखो तो यहाँ पे रख देते हैं एच कॉट अल्फा 3√2। अब ये आ गया हमारा ए एम। अब देखो एक ये रिलेशन हमारे पास है, इसका यूज करेंगे बस हमें निकल जाएगा एच। तो बी एम स्क्वायर, बी एम का मतलब ये हो जाएगा √7 एच स्क्वायर, √7 इस वाली रिलेशन का यूज करेंगे। तो √7 एच का स्क्वायर प्लस ए एम का मतलब ये है उसका एच स्क्वायर और 3√2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ए बी क्या है, देखो ए बी की वैल्यू 100 दे रखी है ना, ए बी की वैल्यू 100 दे रखी, तो 100 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से बढ़िया से दिख रहा है, देखो 7 एच स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3 × 9 = 18, 18 एच स्क्वायर आ गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो 18 7 8 7 25, तो एच स्क्वायर 25 एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 100 स्क्वायर। तो यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 स्क्वायर अपान 25, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 100/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से h की वैल्यू सीधे लिखेंगे 100/5 लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका 20। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 20। कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फोटो बनाओ सही से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जेईई मेन जनवरी 12 कब आया, 2019 सेकंड शिफ्ट में। तो ये क्या है, if the angle of elevation of a cloud from a point P which is 25 meter above a lake with 30 degree and the angle of depression of reflection of cloud in the lake from P be 60 degree, then height of cloud in meter from the surface of lake। देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यहाँ पे एक सरफेस बना देते, मान लेते हैं ये है आपका सरफेस है लेक। तो ये लेक है और यहाँ से कहा गया कि if the angle of elevation of a cloud from a point P which is 25 meter above a lake, तो यहाँ पे 25 मीटर ऊंचाई पे, यहाँ पे ये 25 मीटर ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से एक क्लाउड है, यहाँ पे बना लेते हैं, मान लेते हैं ये क्लाउड है, ये क्लाउड का सेंटर मान लेते हैं ये, ठीक है। तो देखो ये है, ये जो नीचे बनाया बेस का लेक है। अब ये बादल है, तो इसका जो क्या है एंगल ऑफ क्या है, 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हो तो कितना है, 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री बना देते हैं। तो ये रहा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री बनाएंगे तो ये 30 डिग्री है, ठीक है, ओके। और ये पॉइंट जहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये पी पॉइंट है, पॉइंट पी, है ना, यहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो होगा, तो देखो हम क्या करते हैं, इस बादल की इसके लेग से हाइट बना लेते हैं, कितनी, एच, ये वाली हाइट हम लोग मान लेते हैं एच, ठीक है, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो बादल का पर्च नीचे बनेगा, इमेज कितना दूरी पे बनेगा, पीछे ये बनेगा इतना ही, यहीं पे बनेगा, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये एच हो जाएगा, उतनी ही दूरी पे पीछे बनेगा। अब इसका इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका जो डिप्रेशन वाला एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री कहा गया। तो ये डिप्रेशन वाला एंगल बनाते हैं, देखो तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है आपका, है ना, ये है आपका कितना, 60 डिग्री, ज़्यादा होगा, ठीक। तो आपको बताना है कि h की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखो क्या करो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी मान लो, x मान लो, तो ये x होगा, तो ये भी x हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये वाली हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके ये वाली हाइट, तो देखो ये कितना 25 मीटर, तो ये 25 होगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये कितना h टोटल माना हमने, तो h - 25 हो जाएगी, ये क्लियर है। अब एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे देखो P इसमें नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे इसको A पॉइंट मानो और इसको मान लो B और इसको B डैश मान लो, बादल का, है ना, बस हो गया। अब आप ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा बढ़िया सा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल PAB, अगर PAB में देखें तो क्या लिख सकते हैं, tan 30 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, सिंपल से h - 25 अपान x, h - 25 अपान x हो जाएगा। पहले ही क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद दूसरा अगर ट्रायंगल की बात करें, कौन सा, इन ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ये वाला नीचे वाला, देखो PAB डैश,
पी ए बी डैश, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिख लो आप tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा देखो, तो tan 60 डिग्री लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका पी ए क्या होगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, और ए बी डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी ये इतनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, h प्लस 25 ऐड हो जाएगी। तो h प्लस 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x। हमारा इंटरेस्ट क्या है, निकालना क्या, देन हाइट ऑफ क्लाउड h निकालना है। तो अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें, है ना, ये पहली क्वेश्चन है और ये दूसरी क्वेश्चन, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो क्या करो, 2/1 कर लो, 2/1 कर लेते हैं। तो 2/1 करेंगे तो 2/1 का लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, tan 60 अपान क्या हो जाएगा, tan 30, है ना, और इधर लेफ्ट में क्या है 2/1, तो h प्लस 25 डिवाइड बाई एक्स अपान h माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स। एक्स से एक्स उड़ गया, सीधे सीधे क्या बचा, h प्लस 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, h माइनस 25। और देखो राइट में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे tan 60 कितना होता है, √3, और यहाँ पे tan 30 क्या होता है, 1/√3, है ना। ये हो जाएगा आपका h प्लस 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, h माइनस 25। अच्छा ये आ जाएगा आपका, देखो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, 3/1 आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा h प्लस 25 डिवाइड बाई h माइनस 25। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3h माइनस 25 × 75, और राइट में क्या हो जाएगा, h प्लस 25। अब h वाले एक टर्म 3h, h को ले आओ लेफ्ट में, 3h माइनस h कितना, 2h सीधे बचेगा, और ये 75 उधर जाएगा, 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से सीधे सीधे h की वैल्यू दिख रही है, h क्या हो जाएगा, 100/2 मतलब 50। तो h की वैल्यू आ गई 50, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ना, ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखो पढ़ो क्या, ए टावर T1 ऑफ हाइट 60 मीटर इज लोकेटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू ए टावर T2 ऑफ हाइट 80 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो एक हमने रोड बना लिया, देखो ये मान लेते ये रोड है, स्ट्रेट रोड है, एक टावर T1 यहाँ बना दिया हमने, चलो ये हो गया आपका टावर, ये T1 हो गया टावर, तो ये, और इस टावर T1 की हाइट कितनी, 60 मीटर है, 60 मीटर है। और दूसरा जो टावर T2 है वो क्या है, अपोजिट जस्ट है, वो 80 मीटर, इससे थोड़ा सा ऊंचा है। तो ये टावर T2 यहाँ बना देते हैं, ये रहा, ये आपका कितना है, ये 80 मीटर है ना, ये 80 मीटर है, और इसका नाम है T2 टावर, है ना, ये 80 मीटर है। चलो अब कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ T1, ये T1 का टॉप ये वाला हो जाएगा, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ T2, फ्रॉम द टॉप ऑफ T1 इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ T2, तो ये फुट हो जाएगा, T2 का फुट ये हो जाएगा, इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ T2। तो देखो यहाँ से पहले तो यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, कौन सा, फ्रॉम द टॉप ऑफ T1 इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ T2 इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ T2, ये तो T1 से पहले इसका देखो एंगल कितना है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये वाला देखेंगे, ये बन गया मान लेते ये है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, देखो ये है आपका, मान लेते ये थीटा है ना, क्लियर है, ये थीटा एंगल है, और देखो ये टावर 60, ये 80 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वैसे फ़ोटो में थोड़ा ज़्यादा बन गया, तो इसको हम चाहें तो सही कर लें, थोड़ा सा फ़ोटो में अच्छा दिखे, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, काम तो हो ही रहा। देखो तो ये वाला थीटा है, तो ये नीचे जो फुट है इसका क्या है, डबल है, तो मतलब ये नीचे वाला जो इसका फुट है T2 का, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या है, 2 थीटा है, डबल है। तो अगर इसको मैं ऐसे बनाऊँ ये, तो ये वाला एंगल कितना है, 2 थीटा है, यही कहा गया क्वेश्चन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ T1 इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ T2 इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ T2। तो ऊपर टॉप ऑफ T2 का ये है एंगल थीटा एलिवेशन, और नीचे बॉटम का क्या है, क्योंकि भाई ये क्या है, देखो ये 60 ये 20 मीटर है, तो ये ऊपर वाला ये थीटा कम होगा, नीचे वाला ज़्यादा होगा, ये हो गया। तो आपको बताना क्या है आपको, और ये यहाँ पे हाइट पता है 60 और 80 है, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का, दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये बताना है, ये लेंथ कितना है ना, ये x बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बताओ जरा, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ की अगर हम बात करें तो ये देखो टोटल 80 है और ये 60 है, तो 20 बचा ना, ये 20 होगा, सिंपल एकदम। और ये अगर एंगल 2 थीटा है, तो ये अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा ही होगा, है ना, ये 2 थीटा होगा। तो आप पहले ऊपर वाले ट्रेंगल में देखो, कौन सा नामकरण नहीं करते, दिख रहा सीधे, ऊपर वाले ट्रेंगल में देखें, थीटा वाले राइट एंगल ट्रेंगल में देखो जिसमें एंगल थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग,
tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 20/x लिख सकते हैं कि नहीं, पहला इक्वेशन। और दूसरा नीचे वाले ट्रेंगल में देखो आप, नीचे वाला ट्रेंगल में जिसमें 2 थीटा वाला ट्रेंगल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 2 थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 60 अपान बेस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, है ना, सिंपल सा। देखो तो 60/x हो जाएगा एकदम से। अब हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, x निकालना है, तो क्या करते हैं tan 2 थीटा को ओपन कर देते हैं। tan 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और ये है 60/x। फटाफट tan थीटा की वैल्यू रख दो, 20/x से रख देते हैं। 2 × 20/x हो गया अपान 1 माइनस 20/x का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 60/x हो गया। सिंपल है ना। अब देखो इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लो सीधे। ये हो जाएगा 40/x, है ना, और ये हो जाएगा आपका ये 60/x इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 20/x का स्क्वायर कर लो सीधे, ये हो गया। देखो हमने क्या किया, ये 40/x लिखा इधर और ये इसको राइट भेज दिया, है ना। अब ये हो क्या रहा है, देखो ये 40x, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने के बाद आपको जो वैल्यू इस ये कट जाएगा x, क्योंकि यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो 0 तो हो नहीं सकती, है ना। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कट जाएगा, तो x काट देते हैं। तो ये आप ऐसे लिखो, चाहे ऐसे 1 माइनस 20/x का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो यार, 40/x और ये नीचे चला गया 60 और ये ऊपर चला गया x कट गया ना सीधे सीधे, तो ऐसे होगा 4/6 आ गया सीधे। तो 4/6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4 2 3 6, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका 3 माइनस 2 1/3, 1/3 इक्वल टू 20/x का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, ठीक है, अंडर रूट लगा दिया है ना, बहुत साइड स्क्वायर हटा दिया, तो ये आ गया 1/√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20√3, तो x की वैल्यू आ गई x इधर भेजा और ये क्रॉस 20√3 x किलो 20√3 कहीं दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में दिख रहा है 20√3 आ गया। ये भी आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए वर्टिकल टावर ए बी हैव इट्स इंड ए ऑन ग्राउंड लेवल। तो ये भी एक टावर है जिसमें इंड ए क्या है ग्राउंड पे, तो एक वर्टिकल टावर बना देते हैं ना। देखो ये हमने वर्टिकल टावर बना दिया, तो जिसका इंड ए क्या ये क्या है ग्राउंड पे है और बी क्या है ऊपर, है ना, ये बी हो जाएगा पॉइंट। उसके बाद कहा गया कि लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एक बीचों बीच में सी पॉइंट है मिड, तो ये सी क्या मिड पॉइंट हो गया। एंड पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पी एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे लेना है, तो हमने यहाँ पे पहले ग्राउंड बना देते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है। और पी ऐसे लेना कि ए पी की वैल्यू 2 टाइम्स ए बी हो, 2 टाइम्स ए बी हो, 2 टाइम्स ए बी, पी ऐसे लेना काफ़ी दूर है ना। तो पी क्या है, ये पी पॉइंट ऐसा है कि ए पी की वैल्यू 2 टाइम्स ए बी है ना, ए पी की वैल्यू 2 टाइम्स ए बी है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। और क्या एंगल दे रखा है, देखो पी यहाँ पे हमने बना लिया, पी में एंगल क्या दे रखा है बी पी सी, अच्छा ये एंगल दे रखा है, कोई बात नहीं। देखो तो इसको ज्वाइन करो पहले, है ना, तो ये बी पी सी ये वाला एंगल है ना, तो ये एंगल जो दे रखा है ना ये बीटा दे रखा है, ये एंगल बीटा दे रखा है, तो आपको tan बीटा बताना है। अब इसमें मान लेते हैं हम लोग क्या कि जो ए बी है इसको x मान लें, ए बी को पूरे को हम मान लेते हैं x, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ए बी को अगर मैं x मान लूँ, है ना, ए बी को x मान लिया तो ये x/2 हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है मिड पॉइंट है, x/2 हो गया, ठीक, ये हो गया x/2। देखो ध्यान से, क्लियर है। और जो आपका ए पी है, ए पी साफ साफ लिखा है, पर लिखा हुआ क्या, ए पी इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, तो 2 टाइम्स ए बी का मतलब ए बी जो है, ए बी कितना x है, तो ए पी क्या है 2 टाइम्स ए बी, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, है ना, ये 2x हो जाएगा, ये हो गया। ओके, अब ये फोटो बन गया पूरा। अब देखो यहाँ पे एक काम ये करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, है ना, इसको थीटा मान लें। तो अब अगर इसको थीटा मान लिया तो हम लोग यहाँ आसानी से लिख सकते हैं क्या, देखो ये इसको थीटा मान लिया, इतने एंगल को थीटा मान लिया, तो अगर हम देखें tan थीटा, तो आपको अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो पहले कौन सा, इसका नामकरण कर दिया हमने, तो ट्रायंगल इस वाले में, इन ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, पी ए बी में देखो पी ए बी,
है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस बीटा, तो लिखेंगे tan थीटा प्लस बीटा। तो tan थीटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल देखेंगे, ये वाला, ये पूरा एंगल। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई, x है, बेस कितना है 2x, तो x बाई 2x हो जाएगा, है ना, ये आ गया। तो सीधे सीधे क्या दिख रहा है, 1/2 आ गया। तो tan थीटा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और यहाँ पे आप नीचे वाले ट्रायंगल में देखो जरा, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, नीचे वाला PAC, इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x/2, बेस कितना है 2x, तो x/2 अपान 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 आ जाएगा सीधे सीधे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/4। अब इसमें खोल दो, tan a प्लस बी फॉर्मूला लगा दो, ओपन कर दो, tan थीटा प्लस tan a प्लस tan b, है ना, tan बीटा डिवाइड बाई क्या होगा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan बीटा, है ना, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब tan थीटा की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 प्लस tan बीटा डिवाइड बाई क्या होगा 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/4 है और इंटू tan बीटा, और इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1/2 है ना। अब इसको सही करो, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 प्लस tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8 tan बीटा, है ना, ये आ गया सीधा सीधा। अब क्या करो, tan बीटा एक साइड ले जाओ तो 1 प्लस 1/8 tan बीटा आ गया, है ना, tan बीटा। क्या किया हमने, माइनस 1/8 tan बीटा को लेफ्ट में ले गए और राइट में किसको उठा ला, 1/2, 1/4 को राइट में उठा ला, 1/4 हो गया। तो ये बचेगा आपका 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/4 आ गया सीधे। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/8 tan बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/4। तो tan बीटा की वैल्यू सीधे सीधे आ गई क्या, 1/4 है, और ये हो जाएगा 8 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया, है ना, 4 दूनी 8, 2/9 आ गया। तो tan बीटा की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 2/9। कहीं ऑप्शन दिख रहा, देखो चौथा ऑप्शन दिख रहा, 2/9 दिख रहा है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो देखो एक टावर है ना, एक वर्टिकल पोल है, तो यहाँ पे वर्टिकल पोल बना दिया, ये जैसा कहता जाए वैसे फोटो बनाओ। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई, ये 20 मीटर है इसका, है ना, यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ बर्ड बना दिया ऐसे बर्ड, ठीक। फ्रॉम ए पॉइंट टू ऑन द ग्राउंड 45 डिग्री, तो यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है ये, तो यहाँ पे ग्राउंड पे वो पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड का कितना है 45 डिग्री ना, ये तो देखो ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 1 सेकेंड लिखा, इफ इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ये क्या करता है, ये ऐसे उड़ता है यहाँ से स्ट्रेट अवे फ्रॉम, ऐसे उड़ता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में उड़ता है, स्ट्रेट अवे फ्रॉम पॉइंट ओ। आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ बर्ड फ्रॉम पॉइंट ओ इज रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो आपको स्पीड ऑफ बर्ड बताना, मान लिया हमने क्या लिया, लेट स्पीड कितनी मान लें, स्पीड v मान लें। तो ये बताओ 1 सेकेंड के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v इंटू 1, तो v डिस्टेंस ट्रेवल करके मान लेते यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, तो ये 1 इंटू वी, ये डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, क्या होता है वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये यहाँ पे बर्ड पहुँच गया, अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो से वो कितना 30 हो गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 हो गया, तो इसको 30 बना लेते हैं ना, ये हो गया आपका 30। ये हो गया आपका 30, है ना। अब देखो एक चीज़ ये बताओ ज़रा, यहाँ पे पहले ये एंगल 45 डिग्री बन रहा और ये 20 मीटर हाइट है, तो ये 45 डिग्री बन रहा, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक की हाइट लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि tan 45 क्या होगा 20 अपान बेस लेंथ, तो ये आ जाएगा tan 45 1 होता तो 20 आ जाएगा, सिंपल सा। अब ये वाली लेंथ आपको दिख रही कितनी 1 इंटू वी, तो ये लेंथ v है, ये हो गया v लेंथ।
अब आपके पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक पहला वाला, उसका यूज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पहला वाला ये छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा यूज कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये वाला, इसका नाम रख देते ओ, यहाँ पे इसका नाम रख देते ए और ये बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी में हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो परपेंडिकुलर आपको पता है ये 20 मीटर ही होगा, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ये। तो क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। और बेस की वैल्यू क्या है, ये पूरी लेंथ हो जाएगी, बेस कहाँ से, ये पूरा लेंथ। और ये कितना 20 प्लस वी दिख रहा है आपको, 20 प्लस वी दिख रहा है। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 अपान 20 प्लस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 प्लस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लो तो हो जाएगा √3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा v। तो v की वैल्यू आ जाएगी 20√3 माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड या स्पीड ऑफ बर्ड आपको पता चल गई, क्लियर है, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर इज 60 डिग्री। तो ये मान लेते ये रिवर है ना, ठीक, ये सपोज यहाँ पे ये है, ये ट्री बना देते हैं। ए पर्सन सिटिंग स्टैंडिंग ऑन ए बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से ये बैठा हुआ पर्सन है, इसका देख रहा है टॉप ऑफ ट्री को 60 डिग्री देख रहा है, ये 60 डिग्री दिख रहा है एंगल, है ना, ओके। व्हेन ही रिटायर्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, तो ये 40 मीटर पीछे चला जाता है ना, 40 मीटर, ये 40 मीटर पीछे और चला गया, तब क्या हो जाता है 30 डिग्री बन जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 30 बन गया, ये 30 डिग्री बन गया, ये 30 डिग्री बन गया, है ना। तो आपको बताना है कि नदी की चौड़ाई, है ना, रिवर की चौड़ाई बतानी। तो ये मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको x मान लो, ठीक, ये x मान लो, और ये मान लेते हैं h, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग देखो दो ट्रायंगल हैं, इसका नामकरण कर दो ए बी और ये हो गया सी और ये डी। अगर हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल, इन एंगल कौन सा ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं h अपान x, है ना। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल देखो आप, tan 30, है ना, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी में देखो तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपान ये 40 प्लस एक्स हो जाएगा, 40 प्लस एक्स, ये हो गया, ये हो गया दूसरी क्वेश्चन, ये होगी पहली क्वेश्चन, क्लियर है। हमें किस में इंटरेस्ट है, एक्स में, तो एक्स निकालना तो क्या करें, अगर हम क्या करें पहली और दूसरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें, है ना, इसको डिवाइड कर तो मिल जाएगा, तो 1/2 कर दो सीधे सीधे, तो आपको मिल जाएगा आपका tan 60 डिग्री डिवाइड बाई tan 30 डिग्री आ गया, और इक्वल टू h/x, और h/x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा इंटू h/, 40 प्लस एक्स ऊपर चला गया, ठीक है, ये हो गया, h से h उड़ा दो तो यहाँ से क्या बचा 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, क्लियर है। अब tan 60 क्या होता है √3 और tan 30 क्या होता है 1/√3 और इक्वल टू क्या है 40 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स है। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हो जाएगा √3 ऊपर चला गया 3 आ गया, 3 अपान 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, एक्स को लेफ्ट में बोलो तो 2x हो जाएगा 40, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 40/2, 40/2 का मतलब कितना आ जाएगा 20, और चौथा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है 20, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ ए वर्टिकल पोल सबटेन एंड एंगल tan इनवर्स 3/5 एट ए पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू इट्स फुट एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फुट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो एक पहले बनाते हैं वर्टिकल पोल, है ना, देखो ये वर्टिकल पोल बना दिया हमने, तो ये वर्टिकल पोल बना दिया और एक ग्राउंड जमीन बना दिया ना, देखो ये जमीन, ठीक, ये वर्टिकल पोल है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझ जाओ वर्टिकल है, ठीक है। कहा गया कि द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ वर्टिकल पोल सबटेन एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4, तो 3/4 का मतलब ये आपका हो जाएगा
3/4 हिस्सा है ना। तो ये 3/4 ये वाला पोर्शन हो गया। तो आप मान लेते ये ग्राउंड पे क्या पॉइंट है, कितने मीटर है, 40 मीटर फ्रॉम द फुट, ये 40 मीटर है, ये कितना है 40 मीटर है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है देखो, ये और ये वाला एंगल 3/4 आपका पोर्शन ध्यान देना है ये। तो ये देखो, ये मान लेते हैं अगर टोटल हाइट h है तो 3/4 h है, और ये क्या है h/4 है। तो ये लेंथ हो जाएगी h/4 और ये हो जाएगा 3/4 h हो जाएगा ना। इसका नाम रख देते हैं, a रख देते हैं, और ये b रख देते हैं, ये c रख देते हैं, और ये वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं d, ठीक है। तो इससे काफ़ी कुछ सही है। अब यहाँ पे जो ये एंगल दिया हुआ, ये वाला एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल दिया हुआ है, और ये एंगल दिया हुआ tan इनवर्स क्या दिया हुआ 3/5, ये tan इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। तो चाहे तो हम इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये एंगल हमने अल्फ़ा मान लिया, तो ये जाएगा tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3/5। क्लियर है। और इसको मान लेते हैं हम थीटा। देखो ध्यान से, इसको मैंने मान लिया थीटा। तो अब हमें निकालना पॉसिबल हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। पोल की हाइट मतलब h निकालना है, वर्टिकल पोल की हाइट दैट इज h निकालना है हमें। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा ABD। इन ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं ABD। ABD छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं h/4/40, h/4/40, तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया है ना, h/4/40। तो ये हो जाएगा आपका h/160 है ना, h/160, 4×16 160 आ गया पहली इक्वेशन। दूसरा, अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं ABC। तो इसमें लिखेंगे हम लोग tan अल्फा प्लस थीटा, ये पूरा एंगल लेंगे हम लोग, ये पूरा एंगल ले लेंगे ना। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये अल्फा ये भी थीटा है, तो tan अल्फा प्लस थीटा, पूरा एंगल हो tan अल्फा प्लस थीटा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका, पूरा h होगा, CB मतलब पूरा h हो जाएगा, और h/, कितना बेस कितना है 40 है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको खोल लेते हैं ना, tan अल्फा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 - tan अल्फा इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा, और इक्वल टू h/40 हो गया। अब यहाँ पे देखो tan अल्फा की वैल्यू दिख रही है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था ना हमने अल्फा में, tan अल्फा 3/5, इसकी वैल्यू डालना है आपको 3/5 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम लोग h/160, तो h डिवाइड बाई 160 अपान क्या हो जाएगा, देखो 1 - tan अल्फा की वैल्यू 3/5 और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी h/40 और इक्वल टू कितना है tan थीटा की वैल्यू क्या है h/160 है ना, h/160 गड़बड़ नहीं करना, और h/40 है। अब कैलकुलेशन करना है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 3/5 और प्लस h/160 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो ये हो जाएगा h/40 आ गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस 3/5 इंटू h/160 और इंटू कितना हो जाएगा h/40 आ गया, ये आ गया। क्लियर है। अब देखो h में इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना है सीधे सीधे। तो एक काम ये करते हैं, देखो h² इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू 1/160 इंटू 1/40 प्रॉपर लिखो h²। अब यहाँ ये माइनस का तो प्लस हो गया, अब ये क्या हो जाएगा प्लस h/160 और यहाँ पे h/40 लेफ्ट में जाएगा तो h/40 हो जाएगा, और प्लस 3/5 हो गया, सॉरी 3/5 हो गया, 3/5 है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका 40, इसका एलसीएम 160 है, तो यहाँ से ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 4h माइनस h, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू 160 इंटू 40 इंटू h² प्लस ये क्या हो जाएगा 4h माइनस 3h, 3/160 इंटू h और प्लस कितना हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 0। ओके, जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन था तो मैंने स्किप कर दिया, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको देखो आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, h में क्वाड्रेटिक बन गया और इसको सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइज किया। देखो h - 40 h - 160 आया, h की वैल्यू 40 आई और 160 आई,
तो हमें क्या आ गया कि पॉसिबल हाइट, तो ऑप्शन में क्या देखो 40 और 160, 40 वाली पॉसिबल है, तो यहाँ ऑप्शन में 40 दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस हो गया। तो 40 वाला हो जाएगा, 160 तो दिया ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो आगे जो हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के 4 सवाल मैथमेटिकल इंडक्शन के ले लेते हैं, और पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना है। देखो, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होगा, कोई एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन दिया जाएगा, समथिंग इक्वल टू समथिंग, और ये क्या होगा, नेचुरल नंबर के लिए होगा। ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, इसको 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, P1 इज ट्रू। हम देखेंगे कि अगर उसमें क्या है, 1 की वैल्यू डालो, 1 डालो, तो अगर P1 ट्रू हो गया तो हम एज्यूम कर लेंगे कि PR इज ट्रू है, और उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा कि हमें ये प्रूफ करना है कि PR+1 इज आल्सो ट्रू। और जैसे ये बात भी सत्य हो गई, सही हो गई, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। क्लियर है। अब ये क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं, इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा। देखो, सबसे पहला क्या करना है, हमें n=1 के लिए चेक करना, या फिर अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें 1 की वैल्यू डालने पर अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो जो भी मिनिमम जिसकी मिनिमम परमिसिबल वैल्यू हो और इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए n की, है ना, वही डाल के देखेंगे हम लोग। तो ये बात आपको समझना है, जरूर नहीं कि 1 ही डालना है, मतलब अगर जो भी उसके नियरेस्ट मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू जो कि हम डाल सकते हैं, जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, तो वो डालेंगे। पहला काम चेक कर लिया, अगर ये ओके हो गया, फिर हम एज्यूम कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट वो आर के लिए ट्रू है, एन इक्वल टू आर के लिए ट्रू है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग आर जो किसके लिए, एन की वैल्यू R+1 के लिए प्रूव करेंगे। और इसके लिए करेंगे कैसे, लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, राइट वाला, लेफ्ट वाले में क्या करेंगे, एक टर्म और बढ़ा देंगे, और राइट वाले में क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है उसी के शकल जैसा आना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे आर होगा वहाँ पे R+1 वाली चीज़ दिखनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ हो गई तो हम बोल देंगे कि हाँ, ये मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे ये चीज़ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये थ्योरी से ज़्यादा सवाल इसका बहुत आसान है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे सवाल करते हैं ना, फालतू चीज़ों में कोई मतलब नहीं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं। तब भी अगर ये प्रिंसिपल ऑफ मैथ में इंडक्शन नहीं भी पता होगा ना, तभी आप ऐसे ही चेक कर लोगे, ये कोई ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको क्वेश्चन बताया भी नहीं जाएगा, आप चेक कर ही लोगे, इतनी मैथ आती है आपको। ठीक है, तो देखते हैं, सीधे सवाल करते हैं। इसमें 2-3 सवाल आए हुए हैं पहले, तो वही सवाल करते हैं सीधे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसका टेंशन नहीं लेना, कभी कभार आता है, बहुत ना के बराबर ही आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये जेई मेन कब 2019 में आया हुआ है ना, 10 जनवरी में। अब कितना सिंपल है, देखो, कंसीडर द स्टेटमेंट पी एन क्या है, n² - n+41 इज प्राइम, देन व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आए चाहे ना आए, कोई मतलब नहीं है ना, बस आपसे पूछा कि P3 P5 हार्ड ट्रू, तो सारे ऑप्शन में P3 और P5 दिख रहा है, तो P3 की वैल्यू निकाल लो जरा। तो P3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3² - 3 + 41। चेक करो जरा, 3² मतलब 9 हो गया, -3 हो गया, +41 हो गया। अब ये 9 - 3 6 बचा, 6 + 41 कितना हो जाएगा, 46, 1 + 6 47। और ये साफ साफ दिखाई पड़ रही है क्या, प्राइम नंबर है, प्राइम है ना, है कि नहीं, प्राइम नंबर है। अब P5 भी निकालो जरा, तो P5 निकालो जरा, P5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5² - 5 + 41, ये हो जाएगा 25 - 5 और +41, और ये हो जाएगा 25 - 5 20 आ गया, +41 आ गया, और ये हो जाएगा 40 20 60 61। और 61 भी कैसा नंबर होता है, 61 आल्सो ये प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो ये भी प्राइम नंबर है, इसका 1 के अलावा अदर कोई फैक्टर है ना नहीं है, 1 और 61 के अलावा अदर कोई फैक्टर इसका है ही नहीं, तो 61 भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, तो बोथ P3 एंड P5 आर ट्रू, P3 इज फॉल्स, तो गलत लिखा हो, P3 सही है ना, प्राइम नंबर है, P3 फॉल्स, तो गलत बात है, P3 इज ट्रू, P5 नहीं। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ जरूरत पड़ी मैथमेटिकल इंडक्शन की, सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत पहले जेईई मेन 2004 में आया था। देखो क्या सवाल है, लेट एस के लिखा हुआ 1 + 3 + 5 + ... 2k - 1 = 3 + k², देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहला लिखा ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी यूज टू प्रूव द फॉर्मूला। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तभी यूज हो पाएगा जब हमारा पहले क्या करेंगे, S1 निकालो जरा, S1 ट्रू होना चाहिए, तो S1 डालेंगे, तो S1 का मतलब क्या हुआ, S1 का मतलब यहाँ पे देखो, k की वैल्यू 1 डाल दो, तो 2 - 1 2 × 1 2 - 1 1, मतलब एक टर्म ही होगा,
तो ये S1 1 आ गया, और ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसमें डालें 3 + 1, के की वैल्यू 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। तो देखो S1 क्या ट्रू है, नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RS, S1 ट्रू नहीं है। S1 ट्रू नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें कहा गया अप्लाई कर सकते हैं, गलत बात लिखी हुई है। S1 इज करेक्ट, ये तुम परम गलत बात लिखा हुआ है, S1 करेक्ट। SK इम्प्लाइज SK+1, तो SK इम्प्लाइज SK+1। अब इसको हमें चेक करना है, ठीक है। SK अगर सही है तो SK+1 भी सही होगा, इस बात को देखते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखो इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन क्या 1 + 3 + 5, और प्लस कहाँ तक चल रहे हैं +2k-1। अब यहाँ पे एक टर्म और बढ़ाना, तो अगला टर्म अलग से हम लोग ऐड करेंगे। देखो अब इसके जस्ट बाद अगला जो टर्म आएगा वो इससे डिसाइड होगा, इसी वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे रख लो। 2k की जगह k+1 डाल दो आप, तो k+1 डाल दो तो k+1 -1 ये आ जाएगा। तो इसको सही करो, 2k +2 -1 तो क्या आ जाएगा 2k+1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगला टर्म क्या आएगा 2k+1 आ गया, क्लियर है। अब देखो, और राइट साइड में हमारे पास कैसा दिखना चाहिए, हमने k+1 के लिए किया है, तो राइट साइड में आपका दिखना चाहिए 3 टाइम्स, और यहाँ पे क्या है k² है ना, 3 टाइम्स 3 + k² है। अब ये यहाँ तक का सम है, यहाँ तक का सम कितना है, ये है। तो इसमें अगर हम अगले में इस साइड भी 2k+1 ऐड कर दें, 2k+1 ऐड कर दें, और ये चीज़ सिंप्लीफाई होने के बाद कैसी बन जाए 3 + k+1 का होल स्क्वायर अगर बन जाए तो सही है। तो इसको सही करते हैं, देखते हैं। तो 3 + k² और प्लस देखो इसको खोलो 2k+1। अब यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान से देखो ज़रा, तो ये क्या लिखा हुआ है 2k² + 2k+1², इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस इसको लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर। और देखो इसके जैसी शक्ल बन गई कि नहीं, 3 + k² मतलब 3 + k+1²। अगर SK है तो SK सही, तो SK+1 भी बन जा रहा है, देखो बन जा रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये भी सही हो गया, ये एक बार आया हुआ 2004 में है ना, तो इसका टेंशन नहीं लेना, अगर इसको छोड़ भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ से आता है क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आ जाए तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या है, लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन दिस एक्सप्रेशन है ना लिखा हुआ इज डिविजिबल बाई लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो यार हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए 1 डिजिट नंबर, और इसमें n नेचुरल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कम से कम वैल्यू डालेंगे n की वैल्यू 1 डालो, सीधे सीधे कम से कम वैल्यू डालो, और इसमें बड़ा से बड़ा 1 डिजिट का नंबर डिवाइड करके देखेंगे, जो आ जाएगा बस हो जाएगा सीधे। तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो सीधे, कुछ करने की जरूरत नहीं। 10 के 1 कर दिया, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 + 2 3 हो गया सीधे, और +5 हो गया। तो ये नंबर देखो कितना आ रहा है, इसको सही करो फिर देखेंगे डिवाइड करके कितने से में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये 10 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 4 चौक 16, यहाँ पे 3 × 4 क्यूब लिखेंगे, 4 चौक 16 लिख लो, +4 लिख लो, +5 लिखो, और यहाँ पे 4 3 12 × 16 +5 और +10। अब इसका समेशन निकालो जल्दी से। देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें 1 के n की वैल्यू 1 डाल दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया आपका। सिंप्लीफाई करने के बाद 207। अब 207 को क्या करेंगे हम लोग 9 से ट्राई करेंगे, क्योंकि कहा गया कि लार्जेस्ट 1 डिजिट तो हम पीछे से ट्राई करेंगे, 9 से करेंगे। अगर 9 से नहीं होगा तो 8 से करके देखेंगे, 8 से नहीं होगा तो 7 से करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने 9 से ट्राई किया, तो 207/9 किया, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 19 20, 2 बचा, 7 उतारा तो 27 हो गया, 9 त्रिक 27 कितना, तो ये डिवाइड हो गया सीधे। मतलब 9 × 23 की वैल्यू क्या होती है 207 होता है, डिविजिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 आ जाएगा, खत्म सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द स्टेटमेंट 2 की पावर n लेस देन फैक्टोरियल n इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा क्या नेचुरल नंबर है, तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा बतानी है। तो हम नेचुरल नंबर ट्राई करते हैं मिनिमम से, भाई n की वैल्यू 1 के लिए ट्राई करो जरा। तो n की वैल्यू अगर 1 के लिए ट्राई करते हैं तो 2 की पावर 1 इज लेस देन 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या है, ये ट्रू है, ये तो गलत बात है। 2 इज लेस देन 1, 2 लेस देन 1 तो गलत है। n की वैल्यू 2 के लिए ट्राई करो, तो 2 की पावर 2 लेस देन 2 फैक्टोरियल, यहाँ से आ जाएगा 4, और ये 2 × फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल का 2 होगा, तो 4 लेस देन, ये भी गलत हो गया। n की वैल्यू 3 के लिए ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब लेस देन इधर कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर खोलो जरा 3 × 2 × 1, तो क्या आ जाएगा 8 लेस देन 3 दूनी 6, तो
तो ये भी ये गलत है। एन की वैल्यू 3 के लिए बेकार, एन की वैल्यू 4 के लिए चेक करते हैं। तो एन की वैल्यू 4 के लिए चेक करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 4 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो जाएगा 16 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूने 24, 16 इज लेस देन 24। तो 16 लेस देन 24 आई, ये एकदम सही हो गया। 16 क्या लेस देन, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम यहाँ से शुरू होगा, एन की वैल्यू 4 से। अब अगर 5 डालेंगे तो फिर क्या होगा, सही है। तो एन की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर या 4 से बड़ी लेना है। तो एन की वैल्यू क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, 4 से सही होना शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या डाल देंगे, लैम्डा इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, थैंक यू। तो इसका आंसर आपने लिख लिया, थैंक यू।